हेलो दोस्तों, द स्टडी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारी क्विक रिवीजन ऑफ हिस्ट्री सीरीज के अंतर्गत मध्यकालीन भारत के खंड में हमने पिछले सेशन में भारत पर तुर्क आक्रमण के बारे में चर्चा की थी। आज हम इसके आगे की कहानी की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि हमने पिछले सेशन में बताया कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसके राज्य को उसके दासों में वितरित कर दिया गया, जिनमें यल्दौज और कुबाचा ने क्रमशः गजनी और उक्ष पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रदेश पर। इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। आइए अब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। ममलूक वंश 1206 से 1290 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित वंश को कई नामों से जाना जाता है। प्रथम नाम है गुलाम वंश, क्योंकि इसके प्रथम 3 शासक ऐबक, इल्तुतमिश तथा बलबन अपने समय में गुलाम रह चुके थे। यद्यपि शासक बनने से पूर्व ही इल्तुतमिश तथा बलबन दासत्व से मुक्त हो चुके थे, अतः यह नाम उतना मान्य नहीं है। दूसरा नाम है ममलूक वंश। ममलूक ऐसे दासों को कहा जाता था जो स्वतंत्र माता पिता की संतान होते थे, अथवा ऐसे दास जिनको घरेलू सेवा में नहीं बल्कि सैनिक सेवा में लगाया जाता था। इस स्पष्टीकरण के आधार पर यह नाम भी उचित नहीं है। इस वंश के लिए तीसरा नाम है इल्बरी वंश। इल्बरी तुर्क जनजाति का एक कबीला था। सिर्फ ऐबक को छोड़कर सभी सुल्तान इसी वंश के हुए, अतः यह नाम उपयुक्त लगता है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी। ऐबक एक तुर्क जनजाति का शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक भारतीय प्रदेश का शासक बना, जिसके अंतर्गत उसे सिंध और मुल्तान को छोड़कर मोहम्मद गौरी द्वारा विजित उत्तर भारत का संपूर्ण क्षेत्र प्राप्त हुआ। 1208 ईस्वी में उसे गयासुद्दीन के पुत्र महमूद से दास मुक्ति पत्र प्राप्त हुआ, जो ऐबक के वैध सुल्तान बनने के लिए आवश्यक था। सुल्तान बनने के समय उसने मलिक तथा सिपह सलार की उपाधि ली। ना तो उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और ना ही सिक्के चलाए। हालांकि यल्दौज और कुबाचा द्वारा उसको उत्तराधिकार संबंधी चुनौतियां दी गईं, जिनका उसने बड़ी ही कूटनीतिक कुशलता से समाधान निकाला। उसने अपनी बहन का विवाह कुबाचा से करवाया, जिससे कुबाचा का विरोध शांत हो गया। उसने अपनी पुत्री का विवाह एक तुर्क दास इल्तुतमिश से करवाया। शासक बनने के बाद कुछ समय तक ऐबक ने इंद्रप्रस्थ को अपना सैनिक मुख्यालय बनाया, परंतु गजनी के शासक यल्दौज के खतरे से बचने के लिए लाहौर को राजधानी बनाया। 1209 ईस्वी में उसने गजनी पर हमला किया तथा 40 दिनों तक गजनी पर नियंत्रण भी बनाए रखा। माना जाता है कि यल्दौज जनता के मध्य लोकप्रिय था, इसलिए वहां की जनता ने ऐबक का विरोध किया, जिससे उसको गजनी प्रदेश खाली करना पड़ा। ऐबक एक योग्य एवं उदार शासक था। अपनी उदारता की वजह से वह लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। उसे कुरान का ज्ञाता होने के कारण कुरान ख्वां भी कहा जाता था। उसके दरबार में ताजुल मासीर के रचयिता हसन निज़ामी तथा फ़ख्र-ए-मुदव्विर जैसे विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था। ऐबक की वास्तुकला में भी रुचि थी। उसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। अजमेर में उसने अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। दिल्ली में ही उसने किलाए राय पिथौरा के पास में एक नगर की स्थापना की, जो दिल्ली के प्रारंभिक 7 नगरों में से प्रथम माना जाता है। 1199 ईस्वी में उसने दिल्ली में प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया। यह मीनार इल्तुतमिश के काल में जाकर पूरी हुई। 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन की चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा। आराम शाह एक कमजोर एवं अयोग्य शासक था, अतः दिल्ली की जनता ने उसका विरोध किया। आराम शाह को गद्दी से हटाने के लिए बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को आमंत्रित किया गया। इल्तुतमिश ने दिल्ली के निकट आराम शाह को परास्त कर दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी। इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का रक्षक। वह ऐबक का दास एवं दामाद था। इल्तुतमिश इल्बरी जनजाति का तुर्क था। उसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान माना जाता है। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की। साथ ही उसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया, जबकि ऐबक और आराम शाह
लाहौर से ही शासन कर रहे थे। इल्तुतमिश जब दिल्ली का सुल्तान बना तो उसके सामने अनेक समस्याएं थीं। जैसे बंगाल के गवर्नर ने स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी। अव्यवस्था का लाभ उठाकर बहुत सारे राजपूत राज्यों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। ऐबक के दो प्रतिद्वंदी अमीर यल्दौज और कुबाचा द्वारा सत्ता को चुनौती दी गई। उसके समय मंगोल आक्रमण की समस्या उभर कर सामने आई। नवविजित क्षेत्रों में प्रशासन का एक ढांचा स्थापित नहीं किया जा सका था, अतः साम्राज्य को संगठित करने की जरूरत थी। आइए देखते हैं कि इल्तुतमिश ने इन समस्याओं का समाधान कैसे निकाला। बंगाल के गवर्नर अली मर्दान खान ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। उसका उत्तराधिकारी हुसामुद्दीन ऐवाज खिलजी गयासुद्दीन के नाम से शासक बन बैठा था। इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद ने गयासुद्दीन को पराजित किया। 1229 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई, अतः बंगाल में मलिक बल्का खिलजी ने विद्रोह कर दिया। अंततः 1230 से 31 ईस्वी में ही अंतिम रूप में बंगाल को जीता जा सका। इल्तुतमिश ने राजपूत राज्यों को दोबारा जीता। 1226 ईस्वी में उसने रणथंभौर को जीता, 1227 ईस्वी में नागौर और 1231-32 ईस्वी में ग्वालियर पर नियंत्रण कर लिया। 1234 ईस्वी में उसने मालवा को जीता। माना जाता है कि वह उज्जैन से विक्रमादित्य की मूर्ति उठाकर लाया था। इल्तुतमिश के शासक बनने के साथ ही यल्दौज ने भारत पर अपनी संप्रभुता का दावा पेश किया। इल्तुतमिश ने कूटनीति से काम लिया और उसने यल्दौज की नाम मात्र संप्रभुता स्वीकार कर ली। माना जाता है कि जब ख्वारिज्म के शासक ने यल्दौज को पराजित करके उससे गजनी छीन लिया तो यल्दौज ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ कुबाचा भी इल्तुतमिश को चुनौती दे रहा था। कुबाचा ने उच्च और मुल्तान पर कब्जा कर लिया था। इल्तुतमिश ने बारी बारी से इस समस्या का हल निकाला। उसने 1215 ईस्वी में तराइन की लड़ाई में यल्दौज को पराजित कर बंदी बना लिया। इसके बाद उसने कुबाचा के विरुद्ध अभियान भी किया, किंतु उसकी शक्ति नहीं तोड़ी जा सकी। चंगेज खां की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने कुबाचा के सिंध पर दोबारा हमला किया और 1228 ईस्वी में सिंधु में डूबकर कुबाचा मारा गया। 1221 ईस्वी में मुस्लिमों के प्रतिष्ठित राज्य ख्वारिज्म को मंगोलों ने जीत लिया। इसके बाद ख्वारिज्म का राजकुमार जलालुद्दीन मांगबरनी भारत की तरफ भागा। मंगोल शासक चंगेज खां उसका पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आ गया। मांगबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, परंतु इल्तुतमिश ने शरण देने से विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। अंत में चंगेज खां सिंधु नदी से आगे नहीं बढ़ा। इस तरह दिल्ली पर मंगोल आक्रमण का खतरा टल गया। इल्तुतमिश के सामने मुख्य समस्या थी प्रशासन का संगठन। इल्तुतमिश ने संगठनात्मक कार्य को भली भांति पूरा किया, इसलिए उसको दिल्ली सल्तनत का प्रथम संगठनकर्ता माना जाता है। उसने एकता व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था एवं मौद्रिक व्यवस्था को संगठित किया। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। उसने चांदी का प्रथम मानक सिक्का टंका चलाया जो लगभग 175 ग्रेन का होता था। इसके अतिरिक्त उसने तांबे का सिक्का जीतल भी चलाया। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा को भारत में प्रचलित करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही प्राप्त है। उसने 40 तुर्क अमीर तथा गुलामों के दल को संगठित कर प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया। इन 40 अमीरों के दल को तुर्कान-ए-चहलगानी या चालीसा दल कहा जाता था। इस दल को उसने राजत्व का अंग बना लिया। इल्तुतमिश ने ग्रामीण क्षेत्रों में तुर्क जनसंख्या को बसाया ताकि हिंदू कुलीन वर्ग का अधिकार खंडित हो सके। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से खिलाफत का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इस तरह इल्तुतमिश खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान बन गया। इसके अलावा उसने न्याय व्यवस्था के विकास के लिए भी कुछ काम किया। इब्न बतूता के अनुसार उसने अपने महल के सामने शेरों की 2 मूर्तियां बनवाई। दोनों के मुंह में जंजीर लटकी हुई थी। कोई भी व्यक्ति जो न्याय चाहता था वह उस जंजीर को खींच देता था। इसके परिणाम स्वरूप न्याय की घंटी बजने लगती थी। इल्तुतमिश ने न्याय करने के लिए सभी शहरों में काजी तथा अमीर-ए-दाद नामक अधिकारी की नियुक्ति की। उसने मिनहाज उस सिराज तथा मलिक ताजुद्दीन जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया। साथ ही उसने राज्य के खर्च से चलाए गए 2 कॉलेजों की स्थापना की जिनके नाम थे म्यूजिया और नासिरिया कॉलेज। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ
कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। 1235 ईस्वी में बामियान का अभियान उसका अंतिम अभियान था। 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। मिनहाज उस सिराज के अनुसार उसकी सुंदरता, बुद्धिमत्ता तथा कुलीनता का मुकाबला नहीं था। इतना परोपकारी, सहानुभूतिपूर्ण तथा विद्वानों व बुजुर्गों का सम्मान करने वाला ऐसा कोई दूसरा शासक नहीं हुआ जिसने स्वयं अपने प्रयास से गद्दी हासिल की हो। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसके आगे की कहानी के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें, स्वस्थ रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे ऐप द स्टडी बाय मणिकांत सिंह को डाउनलोड करना ना भूलें, जहाँ पे आपको अपनी परीक्षा उपयोगी काफ़ी सामग्री मिल जाएगी। थैंक यू।